हेलो एवरीवन। ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के प्रीफेस टू शेक्सपियर से रिलेटेड है, जो कि आपको हेल्प करेगा शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म को समझने में। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू समराइज द टॉपिक एंड एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बाय जॉनसन regarding Shakespeare and his famous work. Before discussing preface to Shakespeare, अभी हम लोग सैमुअल जॉनसन और उनके जो एज है, जिस एज में आते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक फेमस इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट, क्रिटिक, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन और बायोग्राफर थे। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या उसी को द एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। कभी कभी इसी एज को एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो इस एज में एक डोमिनेटिंग फिगर के रूप में उभरे थे। उनका जन्म लीचफील्ड में हुआ और उनके फादर एक बुक सेलर थे। सैमुअल जॉनसन ऑक्सफोर्ड गए हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन उन्होंने बिना डिग्री लिए ही यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास जो फंड था उसका लैकनेस था, उन्हें पैसे का अभाव था। इन 1737 he married a widow of 45 years old and having 3 children, and then he settled in London for his literary career and joined Gentleman's Magazine. So ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वो जिस एज में आते थे या वो जिस एज से रिलेटेड कौन से मैगजीन में काम करते थे। So वो जेंटलमैन मैगजीन है, and he became popular after the publication of a dictionary of the English language. So first time 1755 में उनका एक वर्क आता है, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, और वो काफ़ी पॉपुलर होता है। और इस डिक्शनरी के कारण ही, इसके पब्लिकेशन के कारण ही, जो उनका हायर एजुकेशन का जो डिग्री नहीं मिला था, उसके बाद ऑक्सफोर्ड एमए का उनको डिग्री से अवार्ड देता है। His other remarkable works are Preface to Shakespeare and the Lives of the Most Eminent English Poets. ये दोनों वर्क भी उनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो उन्हीं एक वर्क में प्रीफेस टू शेक्सपियर को हम लोग को डिस्कस करना है, जानना है कि उन्होंने प्रीफेस टू शेक्सपियर में विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है। जॉनसन का ये जो वर्क है, जो क्रिटिकल वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये 1765 में पब्लिश्ड हुआ और इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फेमस क्रिटिकल वर्क इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। और इंग्लिश क्रिटिसिज्म में ये एक फेमस क्रिटिकल वर्क के रूप में जाना जाता है। It does not only criticize the works of Shakespeare but criticizes also the way of criticism. So ये जो वर्क है जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये केवल विलियम शेक्सपियर के जो वर्क है उसमें जो मेरिट या डीमेरिट है, केवल उसको एनालाइज नहीं करता, केवल उस पर जजमेंट नहीं देता, बल्कि डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसिज्म का एक तरीका भी बताते हैं। So according to Johnson, the great contention of criticism is to find out the faults of moderns and the beauties of the ancient. So डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, उनका ये मानना है कि क्रिटिसिज्म का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अब अपने टाइम के यानी मॉडर्न टाइम में जो आर्ट में जो फॉल्ट है उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हैं, और वहीं एंशियंट में जो ब्यूटीज था उसको। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। मतलब हम अपने एंशियंट वर्क, अपने एंशियंट लिटरेचर में ब्यूटी ढूंढते हैं, लेकिन जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो आर्ट्स है या जो लिटरेचर है उसमें हम लोग फॉल्ट्स ढूंढते हैं। तो यहीं से क्रिटिसिज्म का जो पर्पस है वो खत्म होने लगता है। द बुक इज बेस्ट नोन फॉर इन द स्टडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये जो बुक है, ये जो क्रिटिकल वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, सो ये सबसे अच्छा माना जाता है इन द स्टडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। It analyzes Shakespeare as a playwright as well as Shakespearean play. So ये दो चीज़ों को एनालाइज करता है, एक शेक्सपियर को एज अ प्ले राइट के रूप में, एज ए ड्रामाटिस्ट के रूप में, साथ ही साथ शेक्सपियर के जो प्लेज है उसको भी एनालाइज करता है। जॉनसन पॉइंट्स आउट द डिमेरिट्स एंड फॉल्स ऑफ शेक्सपियर इन हिज प्ले एंड ही ऑल्सो डिफेंड्स शेक्सपियर अगेंस्ट द चार्ज ऑफ हैविंग इग्नोर्ड द क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ 3 यूनिटीज इन द ड्रामा। सो डॉक्टर जॉनसन इसमें शेक्सपियर और उनके जो वर्क है, उनके जो प्ले है, उसमें फॉल्स और डिमेरिट्स तो ढूंढते ही हैं, साथ ही साथ विलियम शेक्सपियर को वो डिफेंड भी करते हैं, उनका बचाव भी करते हैं। जब उन पे ये बहुत सारे जो क्रिटिक थे ये वो आरोप लगाते हैं कि शेक्सपियर क्या किए, जो क्लासिकल प्रिंसिपल था 3 यूनिटीज का, उसको वो वायलेट किया। 3 यूनिटीज में आता है यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ
एक्शन, जो कि एरिस्टोटल के बुक पोएटिक्स में डिस्कस किया गया है। अभी हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे डॉक्टर जॉनसन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है शेक्सपियर एंड हिज प्ले, जो कि वो इस क्रिटिकल वर्क प्रीफेस टू शेक्सपियर में डिस्कस किया। तो हम लोग 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, जिसमें शेक्सपियरियन कैरेक्टर, शेक्सपियरियन ड्रामा, शेक्सपियरियन डायलॉग एंड लैंग्वेज, वायलेशन ऑफ पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियरियन ड्रामा एंड वायलेशन ऑफ यूनिटीज इन शेक्सपियरियन ड्रामा। सो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे जॉनसन कमेंट करते हैं शेक्सपियर के जो प्लेज है उनको लेकर के। सो पहला जो पॉइंट था शेक्सपियरियन कैरेक्टर, तो जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज and his scenes are occupied only by men who acts and speak as the reader thinks that he should himself have spoken or acted on the same occasion. The other dramatists can only gain attention by the hyperbolical characters in compare of Shakespeare. So जब आप ये पढ़ेंगे प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें पाएंगे कि सबसे पहले वो बताते हैं कि शेक्सपियर का जो भी कैरेक्टर है ड्रामा में वो नेचुरल है, और ये जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज। तब लगेगा आपको कि कॉमन कैरेक्टर सब है, और वो वैसा ही एक्ट और वैसा ही डायलॉग डिलीवर करता है जैसा कि रीडर सोच रहा है। सो उनके जो कैरेक्टर है वो कॉमन पीपल टाइप के कैरेक्टर। सो द अदर ड्रामेटिस्ट कैन ओनली गेन अटेंशन बाय हाइपरबोलिकल कैरेक्टर्स इन कंपेयर टू शेक्सपियर। तो उनका कहना है कि जो अदर ड्रामेटिस्ट है कंपेयर टू शेक्सपियर, उनके जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा आर्टिफिशियल बनावटी है, लेकिन जो विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर है उनके प्ले में वो नेचुरल है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर जॉनसन का, वो शेक्सपियरियन ड्रामा के बारे में क्या सोचते हैं डॉक्टर जॉनसन, उसके बारे में देख। सो जॉनसन सेज दैट शेक्सपियर एज अ प्ले राइट एक्सपेरिमेंटेड विद बोथ जेनर्स ऑफ द प्ले। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर 37 प्लेज लिखे, जिसमें ट्रेजेडी, कॉमेडी और भी बहुत हिस्ट्री प्ले ये सब आते हैं। तो जॉनसन ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया विलियम शेक्सपियर ने, कि कभी कभी ट्रेजेडी को और कॉमेडी दोनों को मिंगल कर दिया, एक साथ मिला दिया, एंड कॉमेडी टू फॉर्म अ न्यू काइंड ऑफ ड्रामा दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक कॉमेडी। और इस टाइप का मिंगलिंग, जब ट्रेजेडी और कॉमेडी को दोनों एक साथ मिला दिया जाता है तो उसे ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं, और उसी का रिजल्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट। इसमें आपको जो फीचर है ट्रेजेडी का वो भी मिलेगा और जो फीचर कॉमेडी का है वो दोनों मिलेगा। सो शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट, उनका कहना था जॉनसन का कि वो एक्सपेरिमेंट करते थे ड्रामा के साथ, केवल एक टाइप के जनर पे वो नहीं लिखते थे, एक टाइप का केवल प्ले नहीं लिखते थे, वो प्ले के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। फर्दर जॉनसन शेक्सपियरियन डायलॉग और लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्रिटिक, अकॉर्डिंग टू जॉनसन, the dialogue and language of the Shakespearean plays to be smooth and clear। अब इनका ये मानना है जॉनसन का कि जिस टाइप से शेक्सपियरियन जो कैरेक्टर वो नेचुरल है, वैसे शेक्सपियरियन ड्रामा के जो डायलॉग और लैंग्वेज है वो भी नेचुरल होने चाहिए। As we know that the characters of Shakespeare's plays are paced to be natural, and therefore it is necessary for a natural character to utter his or her dialogue smoothly and clearly। So अगर आपका कैरेक्टर नेचुरल है, कॉमन है, तो आपको डायलॉग या जो ड्रामा का लैंग्वेज है वो भी नेचुरल होना चाहिए, वो भी स्मूथ होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, ताकि सब लोगों को समझ में आ जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वायलेशन ऑफ पोएटिक जस्टिस इन शेक्सपियरियन ड्रामा। अब एक टर्म आता है पोएटिक जस्टिस, जो कि एक टाइप का लिटरेरी डिवाइस है, और ये जो फ्रेज है उसको फर्स्ट टाइम टॉमस राइमर अपने एक बुक द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसिडर्ड, जो कि पब्लिश होता है 1678 में, उसमें उन्होंने डिस्कस किया। सो इस पोएटिक जस्टिस के हिसाब से जो वर्च्यू है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए और जो वाइस है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और एक टाइप का ये किसी भी प्ले को एनालाइज करने का तरीका है कि क्या कोई प्ले इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है या नहीं, क्या जो गुड कैरेक्टर है उसको अवार्ड मिलता है या नहीं, या फिर कोई अगर विलेन है तो उसको पनिशमेंट मिलता है या नहीं। सो बहुत सारे क्रिटिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेक्सपियर जो ड्रामा है उसको भी एनालाइज करने का कोशिश की।
So Johnson agrees that many characters of Shakespeare change during the play, which means evil is not punished. So जॉनसन का ये तो देखते हैं शेक्सपियरियन प्ले में कि बहुत सारे कैरेक्टर है जो चेंज हो जाता है, जिसका मतलब है कि जो विलेनियस कैरेक्टर है उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है, और जो अच्छा कैरेक्टर है उनको रिवार्ड नहीं मिलता है. Further, in defense of Shakespeare, the critic says that when Shakespeare's plan is understood, most of the criticism of Rhymer vanishes. लेकिन फिर से उनके डिफेंस में जॉनसन कहते हैं कि शायद ये विलियम शेक्सपियर का प्लान था, और जब आप उनके प्लान को समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो थॉमस राइमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है पोएटिक जस्टिस से रिलेटेड वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता. हो सकता है शेक्सपियर का उनका प्लान ही हो ऐसे दिखाना. सो यही बात वो यहाँ कहना चाह रहे हैं. जो लास्ट पॉइंट है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे वो वायलेशन ऑफ यूनिटीज इन शेक्सपियरियन ड्रामा. सो यूनिटीज के बारे में हम लोग जान गए कि देयर आर 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन. सो ये कहता है, जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटीज इन हिज प्ले. सो ये डायरेक्टली वो बता रहे हैं कि वो वायलेशन हुआ है. ही हैज नो रिगार्ड टू डिफरेंस ऑफ टाइम और प्लेस. सो शेक्सपियर को किसी बात का चिंता नहीं था कि क्या कोई प्ले का सेम टाइमिंग होना चाहिए या सेम प्लेस पे उस प्ले को मतलब दर्शकों को दिखाना है, या सेम एक्शन होना चाहिए. जैसा कि एक एग्जांपल हम देते हैं जीवी शॉ का कैंडिडा. तो आप उस प्ले में देखेंगे कि एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे वो मतलब वो प्ले ओपन होता है, फिर एक ही दिन में वो खत्म हो जाता है और सिंगल इशू से रिलेटेड वो प्ले. या फिर आप एक नॉवेल पढ़ेंगे अनटचेबल बाय मुल्क राजन, तो आपको भी इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वो जो नॉवेल है वो फॉलो कर रहा है एरिस्टोटल का जो 3 यूनिटीज रूल है. लेकिन विलियम शेक्सपियर का अगर आप प्ले देखें लाइक ओथेलो देख लें, तो वेनिस में शुरू होता है और फिर ये साइप्रस जो कि आइलैंड है वहां पे खत्म होता है. तो यहाँ 2 प्लेसेस का है, लेकिन एक प्लेस को ये मतलब इसके हिसाब से एक ही प्लेस पे खत्म होना चाहिए, एक ही दिन में खत्म होना चाहिए, और किसी सिंगल इशू पे वो प्ले होना चाहिए, ना कि वो बहुत सारे इशूज को लेकर के चले. सो इसी बात के लिए जॉनसन कहते हैं कि शेक्सपियर हैज वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटीज इन हिज प्ले. Whether Shakespeare knew the unities and rejected them by design, it is impossible to decide and useless to inquire. फर्दर जॉनसन कहते हैं कि क्या शेक्सपियर को यूनिटीज का जानकारी था या फिर वो जानते हुए इसको रिजेक्ट किए. सो इस बात को पता लगाना ये इम्पॉसिबल है, और इस बात का इंक्वायरी करना भी यूजफुल है. So dear viewers, this was the video regarding Johnson preface to Shakespeare. Hope it will be certainly helpful in your exams and preparation of your notes. Thank you all of you.